नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। फतेहपुर जनपद के इराया मशायक गांव में स्थित सर सैयद एकेडमी में आयोजित हुए अम्बेडकर जयंती एवं ईद मिलन समारोह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्वामी प्रसाद मौर्य तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में बीडी नकवी एवं प्रहलाद सिंह उपस्थित हुए। कार्यक्रम के आयोजक अबरार अहमद चीकू ने अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया तथा कार्यक्रम का कुशल संचालन मशहूर शायर एवं कवि शिव शरण बंधु हथगामी ने किया। कार्यक्रम को विभिन्न वक्ताओं ने बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए वक्तव्य दिया। इस दौरान पत्रकारों की ओर से साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष शहनशाह आबदी ने मुख्य अतिथियों का स्वागत कर देश एवं प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून का लागू किए जाना तथा मीडिया आयोग के गठन जैसे कानून की मांग का समर्थन मांगा, जिस पर अतिथियों ने पूर्ण सहयोग एवं समर्थन का आश्वासन दिया। वहीं मुख्य अतिथि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अम्बेडकर जयंती की मुबारकबाद देते हुए वर्तमान की सियासत पर बखान करना शुरू किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग भी की गई। आइए सुनते हैं मंच में क्या कुछ कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। आयोजन क्या था? आने का प्रयोजन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती आज न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही जोश खरोश से मनाया जा रहा है। और सर सैयद अकेडमी के इस प्रांगण में आज जिस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर जयंती एवं ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया, इसमें चीकू भाई ने मुझे आमंत्रित किया और उपस्थित हुआ, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे। इस भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो दुनिया के किसी भी देश के संविधान से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और भारतीय संविधान के माध्यम से सभी धर्म, संप्रदाय, जाति और पंथ के लोगों को समान रूप से सम्मान दिया गया है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। सबसे बड़ी खासियत यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिंदगी भर भेदभाव के शिकार होते रहे, जाति अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े, कदम कदम पर उनको शर्मिंदा होना पड़ा। लेकिन जब संविधान लिखने की जिम्मेदारी उनको मिली तो जो उनके साथ भेदभाव हुआ था, उस भेदभाव को कहीं भी संविधान में उसकी बू नहीं आने पाई। उस दौर में और आज के दौर में आप क्या डिफरेंट देख रहे हैं? देखिए, सही मायने में इस लोकतंत्र में प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी जनता के प्रति होती है। आज जो प्रतिनिधि हैं और उनके मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, अपनी जवाबदेही जनता के प्रति सुनिश्चित न करके चंद थैलीशाहों को खुश करने में लगे हुए हैं, जिसके कारण पूरा देश अराजकता का शिकार बन गया। करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए, सरकारी नौकरियां की भर्ती बंद हो गई, महंगाई आसमान पर है, गरीबी इस हद तक बढ़ी कि 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई। वो आगे का सपना ही नहीं देख सकते। किसान 3 साल से धरना पर बैठा हुआ है। लाभकारी मूल्य देना तो दूर, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी नहीं हुई। छुट्टा जानवर किसानों की फसल करके अलग चौपट कर रहे हैं। कोई पुरस्कार नहीं, सरकार कोई ध्यान नहीं देती। और सही मायने में कल्याणकारी सरकार हमेशा निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती थी, जिससे रोजगार के नए अवसर मिलते थे, नौजवानों को रोजगार मिलता था। अब ये पहली सरकार है जो राष्ट्रीय विभागों, राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथों में दे रही है। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC को निजी हाथों में दिया, जबकि ये सभी संस्थान लाभ में चल रहे थे। तो स्वाभाविक रूप से जनता की जवाबदेही से कतराने वाली सरकार आज यदि मेहरबान है तो अदानी, अंबानी जैसे कुछ उद्योगपतियों पर, उसके अलावा किसी को देखना नहीं चाहिए। सर, 2027 में क्या स्ट्रेटजी रहेगी? आप अलग लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी का लड़ेंगे? क्योंकि 27 क्रूशल आज
सत्ता में बैठे हुए लोग देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। इसलिए इस धोखेबाज सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। 2027 में उत्तर प्रदेश में हमारा मुख्य लक्ष्य होगा भाजपा को सत्ता से बाहर करना, और इसकी तैयारी हम अभी से प्रारंभ कर दिए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हम अपनी तैयारी सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन अगर भाजपा को हटाने के लिए किसी से हाथ भी मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लाइक माइंडेड लोगों को प्राथमिकता दे करके उनसे हाथ भी मिलाने में कोई हिचक नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी से क्या हाथ मिलाएगी आपकी पार्टी? पहली बात तो समाजवादी पार्टी के नेता खुद कंफ्यूज हैं। आज देश में बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, किसान समस्या और महंगी शिक्षा, अस्पतालों में दवा का नजर होना, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मुस्लिम समाज पर बेतहाशा आपराधिक घटनाओं का बढ़ना, जुर्म जातीय अत्याचार होना, आए गए दिन किसी न किसी महिला को बलात्कार का शिकार बनाया जाना, आए गए दिन किसी न किसी दलित या पिछड़े नौजवान की हत्या होना आम घटना हो गई है। सरकार इन सभी जिम्मेदारियों की अनदेखी कर रही है, इसलिए इसको सत्ता में अब रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। हमारी कोशिश होगी कि हम जो लाइक माइंडेड है, क्योंकि अखिलेश जी की वैचारिकी भाजपा से मिलती है। वैचारिका कट्टर हिंदुत्व की लड़ाई लड़ती है तो अखिलेश जी साफ हिंदू की लड़ाई लड़ते हैं। इन तमाम समस्याओं के खिलाफ अखिलेश जी कभी बोलते नहीं, कभी लड़ते नहीं, सड़कों पर कभी आते नहीं। बड़ी बात कही है सर कि भारतीय जनता पार्टी से मिलते जुलते विचार। स्वाभाविक रूप से जो मुद्दा मुख्यमंत्री योगी जी का है, मोदी जी का है, वही मुद्दा अखिलेश जी का है। जब हमने तो चुनाव में देखा, असेंबली के चुनाव में, ये जो मोदी जी, योगी जी चुनाव प्रचार करने के बाद काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाते तो अखिलेश जी भी जाते थे, अयोध्या में रामलाल दर्शन करने जाते तो अखिलेश भी चले जाते थे। तो भाजपा के मुद्दे पर अगर भाजपा के पिच पर आप खेलेंगे, भाजपा के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा को आप कभी शिकस्त नहीं दे पाएंगे। अखिलेश यादव जी यही गलती कर रहे हैं। यही कारण है कि जीतने की पोजीशन आने के बावजूद भी हार को मुंह देखना पड़ता है, क्योंकि वो भाजपा के पिच पे खेलते हैं जिसमें भाजपा बाजी मार ली जाती है। तो ऐसी स्थिति में जनता को क्या करना चाहिए आंदोलन के लिए, या कोई भी ऐसी चीज आप कहना चाहिए? अब स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थितियों में जनता आज पीड़ित है, अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। मैं संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा के माध्यम से प्रदेश भ्रमण पर निकला हूं। 3 चरणों की यात्रा भी मैंने कल कानपुर में पूरी की है। जाने पर जो रुझान जनता का मिल रहा है, उससे लगता है कि जनता इस सरकार से मुक्ति चाहती है। फतेहपुर में हाल ही में ट्रिपल मर्डर कांड हुआ। राकेश टिकैत आए, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य भी वहां पहुंच के ढांढस बनाने का काम करेंगे? बहरहाल अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में घटनास्थलों में जा चुका हूँ। जहां मैं नहीं पहुंच पाया वहां मेरा प्रतिनिधिमंडल गया है। अभी हमें इलाहाबाद की घटना का पता लगी, मैं इलाहाबाद भी जाने की तैयारी कर रहा हूँ। और जहां भी इस प्रकार से जनजातीय अत्याचार, शोषण चरम पर है, वहां मैं पहुंच करके सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करूंगा। अमेंडेड बिल पे आपका क्या है? ये भाजपा की लूट की रणनीति के तहत संशोधन बिल लाया गया है। भाजपा वक्फ बोर्ड की जमीन पर उसकी काली नजर है। इस जमीन को हथियाने, बंदर बाट करने, अपने चहेते उद्योगपतियों को आवंटित करने की उसकी सोच है। इसीलिए ये बिल लाया गया है, जिसका अपनी जनता पार्टी विरोध करती है। कानून व्यवस्था, पत्रकार संगठनों संबंधित है, पत्रकारों के हाल भी बहुत अच्छे नहीं। यदि आप शासन सत्ता में आते हैं तो पत्रकारों के स्वाभाविक रूप से मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हवा में है सर। स्वाभाविक रूप से इस सरकार में हवा में है, क्योंकि हमें जानकारी है कई पत्रकारों के खिलाफ भी मारपीट, खुल्लम-खुल्ला मारपीट हुई, कई के खिलाफ FIR हुई, किसी का उत्पीड़न हुआ, जो नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जब भी हम कभी सत्ता में आएंगे तो पत्रकारों को जो खुली छूट चाहिए, उनको स्वतंत्र निर्भीक पत्रकारिता आयोग के गठन की मांग करते हैं और पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग करते हैं। आपका क्या समर्थन रहेगा? मैं आपके इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जब सबकी सुरक्षा आवश्यक है तो पत्रकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कहना है?
जब 4 दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, पूरा प्रदेश जंगलराज बन गया है, तो अब कहने के लिए बचा क्या है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह आबदी की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।